चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम कुछ नहीं, एक तरह का बीम होता है, कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें वन एंड इज फिक्स्ड, एक एंड फिक्स होती है और दूसरी एंड उसकी फ्री होती है, जो कि ट्रांसवर्स लोड लेने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका बीम है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, उसके फ्री एंड पे एक फोर्स लगाया F। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स है, यानी कि ये ट्रांसवर्स लोड है। ठीक है, लैटरल लोड कह सकते हैं, ट्रांसवर्स लोड कह सकते हैं, ट्रांसवर्स लोड इसके ऊपर लग रहा है। तो क्या होगा, इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से ये जो बीम है वो डिफ्लेक्ट करना चाहेगी। ये जो ब्लू वाला पोजीशन है, ये आफ्टर डिफ्लेक्शन यानी कि फोर्स लगाने के बाद इस तरीके से डिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हो इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन दूसरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर स्लाइड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया है। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा आगे बढ़ गया है, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा और पीछे है, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा और पीछे है, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा और पीछे है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन जो है वो थोड़ा और पीछे। तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन हैज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन क्रॉस सेक्शंस का, एवरी क्रॉस सेक्शन हैज चेंज, सारे पोजीशन चेंज हो गए हैं। तो जो आपका ये फोर्स है, ट्रांसवर्स फोर्स, इसकी वजह से आपका क्या हुआ है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया था हर पॉइंट पे वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है। और आखिरी वाला क्रॉस सेक्शन एरिया तो यहाँ पर है जो फिक्स था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा शिफ्ट किया है यहाँ से यहाँ तक। तो इसी चीज को हम लोग शियर फोर्स की नजर से देखेंगे कि शियर फोर्स यहाँ पर कैसे आ रहा है। तो यही डायग्राम है, दिस डायग्राम आई हैव कट इनटू टू पार्ट्स। इंटरनल एक्शन देखने के लिए हम बॉडी को क्या करेंगे, दो पार्ट में कट करेंगे, कहीं से भी कट करेंगे। तो एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट इधर आ गया। तो पहले इस पार्ट की बात करते हैं। तो इस पार्ट में इस एंड पे एक फोर्स लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हमने ट्रांसवर्स लोड बोला है, दैट इज F। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, अब इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से क्या होगा, ये बॉडी नीचे जाना चाहेगी। तो जब ये नीचे जाना चाहेगी और ये आप ट्रांसवर्स लोड देख रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, तो क्या होगा कि जो अपोजिट फेस है वहां पर ये बॉडी नीचे जाना चाह रही है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस पैदा होगा। कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस पैदा होगा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, हर एक पॉइंट पे, यहाँ मैं कुछ ही फोर्सेस स्ट्रेसेस बनाऊंगा, लेकिन हर एक पॉइंट पर यहाँ पर स्ट्रेस पैदा होगा इस क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, जो कि पैरेलल होगा आपके किसके, जो कि पैरेलल होगा किसके, इस क्रॉस सेक्शन के, यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बॉडी इसके पैरेलल होगा ये जो आपका स्ट्रेस होगा। तो अगर ये स्ट्रेस इसके पैरेलल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर शियर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा और इसका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो क्यूमुलेटिव रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी नोन एज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होगा जिसको मैंने नाम दे दिया P मान लीजिए। और वो P किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। ये P किसके इक्वल होना चाहिए, F के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। तो P शुड बी इक्वल्स टू F। और आपका जो शियर स्ट्रेस है, यानी कि जो स्ट्रेस है, ये जो टाउ है, ये जो टाउ है, ये टाउ होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया, जिसके ऊपर लग रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, ये एरिया है। तो P बाई ए, और P आपको पता है F के बराबर है, तो F बाई ए, यानी कि जो ट्रांसवर्स लोड लग रहा था डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपका क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस आ जाएगा। और यही शियर स्ट्रेस यहाँ पर भी आएगा, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया के जो बगल में क्रॉस सेक्शन एरिया था, सेम टू सेम यही शियर स्ट्रेस इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको दूसरे क्रॉस सेक्शन पे दिखेगा, दूसरे क्रॉस सेक्शन पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, दूसरे क्रॉस सेक्शन पे जो हमने काटा है उस पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, इसका भी रिजल्टेंट P के बराबर होगा, इसका भी रिजल्टेंट P के बराबर होगा। और ठीक इसी तरीके से F फोर्स अगर आप यहाँ पर लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक आएगा, ये जो फिक्स्ड पार्ट है, यहाँ पर फिक्स्ड पार्ट पर रिएक्शन फोर्स आएगा जो कि इक्वल होगा इसी F के ये रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक रिएक्शन आ रहा होगा इस वाली बॉडी में F।
ठीक है, F रिएक्शन आ जाएगा। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये P पर कर रहा है, F ऊपर है P नीचे है, F इक्वल्स टू P। ठीक है, इस बॉडी में भी समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इस तरीके से आप शियर फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो शियर फोर्स क्या होता है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया लगता है। और शियर स्ट्रेस क्या होता है, जो फोर्स है जो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया लग रहा है, जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है जो कि पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया लग रहा है, डिवाइडेड बाय दिस एरिया, दैट इज नोन एज टाउ पी बाई ए। ठीक है, और वही एफ बाई ए के बराबर हो जा रहा है इस केस में। ठीक है, तो टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस, इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। यूनिट क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब एक तीसरा केस देख लेते हैं हम लोग, टॉर्जनल लोड के केस में। यानी कि अगर कोई रॉड है, उसका एक एंड फिक्स्ड है और आप उसको क्या कर रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो, उसके एक एंड पे आप क्या कर रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो, तब दोबारा से इस बॉडी के अंदर शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तब भी जब आप टॉर्क लगाओगे, यहाँ पर टी टॉर्क लगा रहे हैं मान लीजिए इसके दूसरे एंड पे, तब भी आपका क्या डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस इन दिस बॉडी। तो टॉर्क आपका कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर ये टॉर्क क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका क्या होगा, शियर स्ट्रेस घुमाने की कोशिश करेगा आपके क्रॉस सेक्शन को, टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल टॉर्क, सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉर्क क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर टॉर्क आएगा, जो कि इसका रिएक्शन होगा फिक्स्ड एंड पे। ठीक है, तो इस तरीके से शियर स्ट्रेस टॉर्जन लोड की कंडीशन में भी आता है, जब आप किसी कंपोनेंट के ऊपर ट्रांसवर्स लोड लगा रहे होते हैं, फिर तब भी आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो इस तरीके से हम शियर स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। तो अब मैं शियर स्ट्रेस का एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, फाइनल डेफिनेशन लिख देता हूँ इतनी चीजें बताने के बाद। So, when a transverse load acts on a body, it tends to shear off the body. In reaction to this, an internal resistive force which is parallel to the cross section develops in the body. This internal resistive force that is parallel to the cross section per unit area is known as shear stress. ठीक है, तो मैं दोबारा से यहाँ एक आपके डेफिनेशन फॉर्मूला लिख देता हूँ। टाउ इज इक्वल्स टू P by A, tau equals to P by A, where tau means shear stress, P is internal resistive force, parallel to cross section, और A is cross sectional area, where P is equals to external load F। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू P by A लिखें चाहे F by A लिखें, एक ही बात है, वैल्यू एक ही मिलेगी। यूनिट इसकी क्या है, वही सेम जो नॉर्मल स्ट्रेस की यूनिट हुआ करती थी, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और MPa। ठीक है, कोई भी यूनिट ली जा सकती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, पास्कल भी ले सकते हैं, गीगा पास्कल भी ले सकते हैं। तो ये सारी कहानी हो गई हमारी शियर स्ट्रेस की। अब शियर स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन विल बी डेवलप्ड इन द बॉडी, यानी कि देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। जैसे जब नॉर्मल स्ट्रेस हम लगा रहे थे, जब नॉर्मल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे थे तो बॉडी की लेंथ इंक्रीज कर रही थी, अदर डायमेंशन डिक्रीज कर रही थी। जब हम कंप्रेशन कर रहे थे तो लेंथ वाज डिक्रीजिंग एंड अदर डायमेंशंस वर इंक्रीजिंग। तो उसी तरह से शियर स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से भी बॉडी के अंदर कोई फिनोमेना, कोई डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा नॉर्मल स्ट्रेस से। नॉर्मल स्ट्रेस से जो हो रहा था वो अलग हो रहा था, शियर स्ट्रेस के कारण से क्या होगा वो मैं अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक बुक ली हुई है, ठीक है। दिस बुक इज कंपोज्ड ऑफ
नंबर ऑफ पेजेस, ये पेजेस हैं जो लेयर्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, इस एरिया के पैरेलल में फोर्स लगाऊंगा, इस एरिया के पैरेलल में फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, तो इस एरिया के पैरेलल जब मैं फोर्स लगाऊंगा, दैट फोर्स विल बी नोन एज शीयर फोर्स। अब देखिए शीयर फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, क्या हो रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो एज है, दिस एज एंड दिस एज, आप ध्यान से अगर आप देखो तो फोर्स लगाने के बाद वो एज क्या हो रही है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि उसका एंगल चेंज हो रहा है। एज का क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो यानी कि शियर स्ट्रेस डेवलप होने से, शियर फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर डिस्टॉर्शन होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं लेंथ और उसकी बात नहीं है यहाँ पर, लेंथ और इसकी विड्थ की बात नहीं हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बॉडी का शेप है, आप देख सकते हैं दिस इज रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर के बाद ये रोम्बस टाइप, ठीक है, पैरेललोग्राम टाइप कुछ बन जा रहा है, रोम्बस टाइप बन जा रहा है। ठीक है, शेप इसका डिस्टॉर्ट हो रहा है, बॉडी का शेप डिस्टॉर्ट हो रहा है। यानी कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से लेंथ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, लेकिन शियर स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से बॉडी में क्या होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप होने से क्या होता है, बॉडी में डिस्टॉर्शन होता है, उसकी शेप में चेंज होता है, उसके कुछ जो जो भी लेंथ है उनके एंगल में चेंज आता है। ठीक है, तो वो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेन होगा वो एंगल्स के टर्म में होगा, वो एंगल के टर्म होगा। तो अब देख लेते हैं शियर स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे।